Hello everyone, myself Arvind Patel, and today we will discuss top 50 questions which will help you in jail prairie exam. So friends, आज के हम इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि सामान्य विज्ञान के हैं हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके जेल प्रहरी एग्ज़ाम में और इसी टाइप की अन्य एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। और इन टॉप 50 क्वेश्चंस में हम लोग और भी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी देखेंगे कि ये कहने के लिए तो टॉप 50 हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं सभी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे कि आप लोगों को इन 50 क्वेश्चंस की हेल्प से मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखने के लिए उपयोग करता है। तो इसका आंसर आपके पास में है उत्तल दर्पण। ओके, सो उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, उत्तल दर्पण का ही यूज़ क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है एक सीधी इमेज बनाता है, और उत्तल दर्पण जो है उसमें आपको जो व्यू होता है वो ज़्यादा लार्ज होता है, तो उत्तल दर्पण का हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। और कभी इसी टाइप से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि है ना, हम लोग अवतल दर्पण का यूज़ कहाँ करते हैं। तो अवतल दर्पण का यूज़ जैसे हम लोग गाड़ी की हेडलाइट वगैरह में यूज़ करते हैं, जिस तरह से ये उत्तल दर्पण का यूज़ हम लोग करते हैं रियर व्यू मिरर की तरह। रियर व्यू मिरर मतलब पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं, उसी टाइप से हम लोग अवतल दर्पण का यूज़ हम लोग करते हैं। अगर पूछा जाए तो हेडलाइट में किया जाता है और हेड मिरर्स में किया जाता है, एंड शेविंग मिरर्स में भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करती है। तो याद रखेंगे, ओजोन परत है वो मनुष्य की रक्षा करती है परावैंगनी किरणों से। परावैंगनी किरणें जो कि हमारी त्वचा के लिए बहुत ही हानिकारक किरणें मानी जाती है, और ना जो कि ओजोन परत उसे क्या कर देती है, उसका अवशोषित कर लेती है। और ये जो ओजोन परत होती है ये हमको मिलती है समताप मंडल में, है ना। तो ये याद रखिएगा कि ओजोन परत जो है वो हमें समताप मंडल में मिलती है, और ये हमारी परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। और जो ओजोन लेयर होती है ये लगभग 93 से लेकर 99% परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड होता है कि समताप मंडल कहाँ पाया जाता है। तो समताप मंडल जो है वो क्षोभ मंडल और आयन मंडल के बीच में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारे पास में आयरन। मैंने मुख्यतः उसमें आयरन मौजूद होता है। और अगर पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ब्लड में, हमारा जो रक्त होता है, रक्त में ऑक्सीजन की सप्लाई के काम आता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है ये। और हीमोग्लोबिन एक्चुअल में पूछा जाए कि होता क्या है, तो ये एक प्रोटीन है जो कि कहाँ पर होता है, रेड ब्लड सेल्स में, जिसको हम लोग आरबीसीज कहते हैं। तो आरबीसीज में ये हमारा हीमोग्लोबिन होता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी ऑर्गन से कलेक्ट करके, हम जब सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो उसे जो भी बॉडी ऑर्गन से लेकर के आकर के ला करके ये आपको आपके लंग्स को देता है, और लंग्स में जो ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट्स में सप्लाई करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्त्राव कहाँ होता है। लाइपेज एक तरह का एंजाइम है जो कि मतलब हमारे बॉडी में जो भी फैट होते हैं, जो भी वसा होता है हमारी बॉडी में, उस फैट के हाइड्रोलाइसिस में, मतलब उसके ब्रेकडाउन में ये हेल्प करता है। मतलब उसकी प्रोसेस को ये बढ़ा देता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, उस हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस की स्पीड को, है ना। और ये कहाँ पर होता है इसका स्त्राव, तो याद रखेंगे अमाशय में। अमाशय मतलब जो कि हमारा स्टमक होता है, हमारा पेट जो होता है, वहाँ पर इसका स्त्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम लोग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं।
और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे, कभी कभार फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे MgOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस। ओके दोस्तों, तो याद रखें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे बोला जाता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसको अगर हम लोग पानी में घोल दिया जाए अगर इसको, तो ये दूध जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसका जो नाम है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और इसका फॉर्मूला MgOH होल ट्वाइस है। ठीक है, और साथ ही में आप ये भी याद रखें कि इसका यूज़ कब किया जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है, तो एसिडिटी को दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट में आप याद रखें कि जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट मीन्स हो जाएगा यहाँ पर एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स मतलब जो जल में रहने वाले पौधे हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, जो बिना मिट्टी के उगने वाले पौधे हैं। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर बिना मिट्टी के उगने वाले पौधों को हम लोग यहाँ पर हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जैसे आपका कमल हो गया और इसी टाइप के जो भी पौधे होंगे जो कि पानी में रहते हैं, उन्हें हम लोग हाइड्रोफाइट्स बोलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कैल्शियम कार्बाइड पहले तो याद रखें आप कि इसका फॉर्मूला याद रखें CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, ये हो जाएगा आपका CaC2। और इस कैल्शियम कार्बाइड का अगर आप वाटर के साथ जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एसिटिलीन में। अब ये जो एसिटिलीन होता है, एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? C2H2। ओके, तो C2H2 जो है ये एसिटिलीन है, जो कि एक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं हम इसे। ये एक हाइड्रोकार्बन है जो कि फ्लेमेबल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊष्मा की मात्रा जब होती है, बहुत ज़्यादा हीट जब प्रोड्यूस होती है, तो ये आग पकड़ लेता है। तो ये एक फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन होता है जो कि CaC2 जो कैल्शियम कार्बाइड है उस पर पानी के गिरने के बाद ये बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ध्वनि का अध्ययन कहलाता है। तो ध्वनि का जो अध्ययन है, ध्वनि की अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एकॉस्टिक्स। ओके, तो ये ब्रांचेस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखेंगे कि है ना, ध्वनि से की जो स्टडी होती है उसे हम लोग एकॉस्टिक कहते हैं। एक्चुअल में ये फिजिक्स का एक ब्रांच है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफार्मर का प्रयोग। तो ट्रांसफार्मर जो होता है इट इज जनरली यूज किया जाता है वोल्टेज के चेंज के लिए। ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। याद रखेंगे वोल्टेज का ट्रांसफर जो होता है, वोल्टेज को चेंज जब हमें करना होता है लो वोल्टेज से हाई, अगर हमें लो से हाई में कन्वर्ट करना हो या हाई टू लो कन्वर्ट करना हो, तो हमारे पास में दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है लो से हाई में कन्वर्ट करने वाला और एक होता है हाई को लो में कन्वर्ट करने वाला। तो जो लो से हाई कन्वर्ट करता है उससे हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, और जो हाई से लो में कन्वर्ट करता है उसे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी हड्डी जो होती है, तो सबसे बड़ी हड्डी हमारे जो मानव शरीर में होती है वो हमारे जांघों में पाई जाती है। जांघ की जो हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है हमारे शरीर की, है ना, थाई में होती है ये। इसके बाद हाइड्रोजन से भरा हुआ गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है। क्यों? क्योंकि याद रखें वायु दाब जो होता है वहां पर कम हो जाता है। वायु दाब कम होने से क्या होगा कि जो अंदर गुब्बारे के अंदर जो हाइड्रोजन गैस है वो फैलना स्टार्ट करेगी, क्योंकि वायु दाब कम है तो वो फैल सकती है, आसानी से फैलना शुरू करेगी। और जब वो फैलना शुरू करेगी तो वहां पर क्या होगा कि जो गुब्बारे के अंदर जो गुब्बारे का जो रबर है वो फैलेगा और फैलने की वजह से वो फट जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखें वायु दाब के घट जाने की वजह से हाइड्रोजन का गुब्बारा फट जाता है ऊपर जाने पर। नेक्स्ट है पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर अगर हम लोगों को ध्वनि तरंगे सुननी है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं हाइड्रोफोन्स। ओके, तो हाइड्रोफोन्स एक्चुअल में एक तरह का माइक्रोफोन ही होता है। जैसे हम लोग नॉर्मली एयर में माइक्रोफोन का यूज करते हैं, तो उसी टाइप से हम लोग पानी के अंदर अगर हम लोग को ध्वनि सुनना है, कोई साउंड सुनना है, किसी टाइप की नॉइस ना अंडर वाटर नॉइस की स्टडी करनी है, तो उसके लिए हम लोग हाइड्रोफोन्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोगों के लिए नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है।
अब ट्रिगर का यहाँ पर जो मतलब है, ट्रिगर मतलब आप याद रखें कि अगर कभी भी हम लोगों को नाभिकीय विखंडन करवाना है, विखंडन करवाना है मतलब एक नाभिक को ब्रेक करना है हम लोगों को एक से दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में, तो उसके लिए उसकी इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। और जो न्यूक्लियर फिजन होती है उसे शुरू करने के लिए हमारे पास होता है न्यूट्रॉन। ओके, तो ये ट्रिगर का काम करता है, मतलब न्यूट्रॉन जो होता है वो उस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए काम में लाया जाता है। इसीलिए अगर पूछा जाए कि नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है, तो ट्रिगर हम बोलते हैं न्यूट्रॉन को, है ना। नेक्स्ट देखेंगे आप, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। तो याद रखें इसका एग्जाम्पल है, सबसे बेस्ट होता है उर्वरता को बढ़ाने के लिए केंचुआ। ओके, तो ये क्या करता है कि जो भी मिट्टी के अंदर, है ना, पत्तियां होती है, जड़ें होती है, तने होते हैं, उनको ये विघटित करता है, विघटित करके ये उन्हें खाद में कन्वर्ट कर देता है। तो इसको, है ना, हलवाहा भी कहा जाता है, पृथ्वी का हलवाहा बोला जाता है केचुए को। तो केचुए का काम क्या है, ये एक ऐसा जीव है जो कि सबसे ज़्यादा उर्वरकता को बढ़ाता है। नेक्स्ट, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है, तो याद रखें हाइड्रोक्लोरिक, जिसको हम लोग HCl अम्ल बोलते हैं या HCl एसिड बोलते हैं। तो HCl की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। नेक्स्ट हो जाएगा, अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है। तो देखें इसका आंसर है आपके पास आंख को, कि जो अबिंदुकता होती है जिसको हम लोग इंग्लिश में एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं, तो एस्टिग्मेटिज्म जो होता है आंख को प्रभावित करता है। अभी एक्चुअल में एस्टिग्मेटिज्म होता क्या है, तो जो आपकी आंखों की सामने की सतह है, जिसको हम लोग जो आपका लेंस की जो बनावट होती है, आंखों की लेंस की बनावट, अगर उसमें किसी तरह का कोई, है ना, किसी तरह की कोई गड़बड़ है या किसी तरह का ऊपर नीचे वो है, तो उस टाइम पर जो भी दृष्टि वैमनस्य होता है, जिसमें कि हम लोगों को, है ना, चीज़ें दिखाई, मतलब सही से दिखाई नहीं देती, डिस्टोर्टेड विजन हो जाता है ना। ये होता किसकी वजह से, सामने की सतह के सही ना होने की वजह से। सामने की सतह मतलब कॉर्निया के सही ना होने की वजह से जो भी हम लोगों को धुंधला दिखाई देना या, है ना, इस तरह का डिस्टॉर्टेड दिखाई देना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है साबुन और डिटर्जेंट का घोल। तो साबुन और डिटर्जेंट, आप हमेशा याद रखें कि जब भी साबुन या डिटर्जेंट की बात आए तो साबुन और डिटर्जेंट जो होता है वो बेसिक होता है, बेसिक हो जाएगा ये, है ना। याद रखें कि ये क्षारीय होता है। पेनिसिलिन की खोज तो आप सभी को वैसे पता होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, और इन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी जो कि एक एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक दवा थी जो कि 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ब्लड कैंसर जो होता है, जो कि क्या करता है, हमारे बॉडी में जो रक्त के टिश्यू होते हैं, जो रक्त के ऊतक होते हैं, उनको ये संक्रमित कर देता है। तो इसको, है ना, नॉर्मली ब्लड कैंसर को जो इसका नाम है, कॉमन नेम, वो है ल्यूकेमिया। ठीक है, तो ल्यूकेमिया नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और नेक्स्ट है आपके सामने, आइसक्रीम उदाहरण है। तो जो आइसक्रीम होती है ये एक सस्पेंशन है। एक्चुअल में आपको पता होगा कि जो मिक्सचर होते हैं, जो मिश्रण होता है, मिश्रण हमारे पास में 3 तरह के होते हैं, जिसमें एक हमारे पास में होता है विलियन, एक हमारे पास होता है निलंबन, और एक हमारे पास का है कोलाइडल, जिसको हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। एक होता है हमारे पास सॉल्यूशन, और एक होता है हमारे पास सस्पेंशन। सस्पेंशन जो होता है ये हेट्रोजिनस होता है ना, हेट्रोजिनस होगा सस्पेंशन। और यहाँ पर ये हमेशा इसके जो पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो कंपैरेटिवली लार्ज साइज का होता है। तो इसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं ये, है ना, जाकर के अगर आपने जैसे इसका एग्जांपल आप देखें तो पानी में अगर आपने सैंड को मिक्स कर दिया तो ये एक तरह का सस्पेंशन का एग्जांपल हो गया, निलंबन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो इसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो हेट्रोजेनस होते हैं। तो हेट्रोजेनस मीन्स विस्मांगी। ठीक है, तो विस्मांगी माध्यम होता है ये, और इसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो सतह में जाकर के बैठ जाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका सस्पेंशन के बारे में। फिर है जूल किसकी इकाई है, तो याद रखें जूल ऊर्जा की इकाई है। और अगर आपसे कार्य की इकाई पूछी जाए
तो कार्य की इकाई भी आपके पास में जूल है ना। इसके बाद में बॉक्साइट जो है एक अयस्क है, बॉक्साइट अयस्क है, लेकिन ये किसका अयस्क है, याद रखें एल्यूमिनियम का। अयस्क क्या होते हैं, तो जो भी हमारे पास में रॉक होते हैं, ऐसी जो चट्टानें होती हैं जहाँ से हमें पर्टिकुलर टाइप के मिनरल्स हम लोगों को वहाँ से मिलते हैं, जो किसी एक प्रकार के मिनरल्स को रखते हैं तो उनको हम लोग अयस्क कहते हैं। तो उसी में एक अयस्क होता है जिसे हम बोलते हैं बॉक्साइट, जिसमें कि एल्यूमिनियम ज़्यादा मात्रा में मिलता है हम लोगों को, तो उसमें से हम लोग एल्यूमिनियम को निष्कासित करते हैं। अगर हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं तो हम अब बात करेंगे कुछ विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी है ना, पिछली कई एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं 23rd क्वेश्चन आपके सामने है, विटामिन ए का रासायनिक नाम। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है यहाँ पर आपको याद रखना है रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है ना। और जो विटामिन ए है जनरली ये हमारी आँखों के लिए और हमारी त्वचा के लिए ये हेल्पफुल होता है ना। और कैरेट वगैरह में ये हम लोगों को मिलता है। तो 23 जो था हमारा आँखों के लिए ये काम आता है विटामिन ए। अब अगर हम बात करते हैं विटामिन बी की, तो आप तो पहले तो ये याद रखिए कि विटामिन बी जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। बी विटामिन जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। और सभी विटामिन बी, जितने भी विटामिन बी हैं, ये सभी विटामिन बी आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। जितने भी विटामिन बी हैं, 8 प्रकार के विटामिन बी होते हैं हमारे पास, और ये सभी विटामिन बी है ना कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए काम आते हैं। तो इसी में हम लोग अलग अलग विटामिन डिस्कस कर लेते हैं, 8 कौन कौन से विटामिन हैं। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर 24 है, जिसमें कि विटामिन B1 का आपसे रासायनिक नाम पूछा है। तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन, ठीक है। और जो विटामिन B1 है ना, ये जो विटामिन B1 है इसका भी यही यूज़ है कि ये कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी मतलब ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के ये काम आता है। इसके बाद में नेक्स्ट विटामिन की अगर हम बात करते हैं विटामिन B2 की, तो याद रखें इसका जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन जो है एक रासायनिक नाम है विटामिन B2 का। इसके बाद में अगर हम विटामिन B3 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम आप देख सकते हैं है ना, निकोटेनाइड इसका रासायनिक नाम है। और इसका एक और नाम है नियासिन, भी इसको है ना बोला जाता है। बहुत बार इसके लिए एक रासायनिक नाम के लिए नियासिन भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये भी इसका एक नाम है जिसको है ना कहीं पे आपको अगर ये दिखाई देता है तो आप कंफ्यूज ना हो, है ना, दोनों नाम इसी के हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम अगर हम देखते हैं तो पेंटाथिनिक, आप देख सकते हैं 5 है तो 5 को वैसे भी हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में पेंटा या जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभार आपने पेंटेन पेंटीन इस तरह के कार्बनिक नाम सुने होंगे, तो इसको पेंटाथिनिक बोला जाता है B5 को। B6 जो है इसका नाम है पायरिडॉक्सिन, B6 का है ना, विटामिन B6 का रासायनिक नाम याद रखेंगे पायरिडॉक्सिन। इसके बाद अगर हम बात करें अपने अगले विटामिन के बारे में, तो अगला विटामिन है विटामिन B7 जिसका नाम है बायोटीन। तो विटामिन B7 जो है बायोटीन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है ना, इम्पॉर्टेंट एंजाइम है, याद रखना है हमें। ये हमारे बालों को की सुरक्षा के लिए, हमारे नाखूनों की सुरक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होता है ना। इसके और इसकी जो ये एक तरह की से महत्वपूर्ण होता है हमारे हेयर्स के लिए। और नेक्स्ट है हमारा विटामिन B9। तो विटामिन B9 को हम लोग फॉलिक एसिड भी कहते हैं, है ना। और जो फॉलिक एसिड है ये विटामिन B6 है ना, विटामिन B6 और विटामिन B12 के साथ मिल करके है ना, ये इन दोनों के साथ में मिल करके हमारे ब्लड में एमिनो एसिड जो होता है, एमिनो एसिड होमोसाइटेसिन की मात्रा को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो होमोसाइटेनिन और अमीनो एसिड की ये मात्रा को कंट्रोल करता है हमारे ब्लड लेवल में। और अगर ये अमीनो एसिड होमोसाइटेनिन की अगर अमाउंट हमारे ब्लड में बढ़ती है तो उससे हार्ट डिसीज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए ये जो विटामिन
हमारे पास में विटामिन B9 है जिसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमें हार्ट डिसीज से बचाता है। नेक्स्ट 31, बॉडी विटामिन B12 का रासायनिक नाम। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम हमारे पास में है साइनोकोबालामिन। तो साइनोकोबालामिन विटामिन B12 जो कि हमारे शरीर में बॉडी के जो नर्व्स होते हैं, जो है ना ब्लड सेल्स हैं, उनको हेल्दी बनाए रखने के काम आता है हमारा साइनोकोबालामिन, जिसको हम विटामिन B12 कहते हैं। विटामिन C जो है, आप सभी को पता होगा कि जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें ये विटामिन C पाया जाता है, जैसा कि आंवला हो गया, संतरा है ना, इस तरह के फलों में विटामिन C पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और जो विटामिन C होता है ये आपके बॉडी में जो भी हीलिंग, मतलब जो कहीं कट छट जाता है तो उसको हील करने के काम आता है। हमारी स्किन के लिए, स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए, हड्डियों को हेल्दी बनाए रखने के लिए, हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स को है ना हेल्दी बनाए रखने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन होता है। याद रखेंगे, इसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम अगर पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है कैल्सीफ्रोल। कैल्सीफ्रोल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि अगर हमारी बॉडी सनलाइट के एक्सपोज में आती है, मतलब अगर हम सनलाइट में आते हैं, हमारी बॉडी सनलाइट रिसीव करती है, तो हमारी बॉडी में विटामिन डी की अमाउंट जो है वो बढ़ती है। तो इसलिए इसको सनशाइन विटामिन के नाम से भी पूछ लिया जाता है। और ये पूछ लिया जाता है कि विटामिन डी की कमी होने से क्या हो जाएगा। तो विटामिन डी की कमी अगर हो जाती है शरीर में तो हमारी बोन डेंसिटी घटने लगती है, बोन डेंसिटी का लॉस होने लगता है। तो ये याद रखें कि इससे विटामिन डी का जो है, विटामिन डी की कमी हो जाने से बोन डेंसिटी जो होती है, हड्डियों की जो सघनता है वो कम होने लगती है। ठीक है। इसके बाद में विटामिन ई की अगर हम बात करें तो इसका जो रासायनिक नाम है टोकोफेरोल है। और टोकोफेरोल जो होता है विटामिन ई, ये हमारे अंदर है ना हार्ट डिसीज को प्रिवेंट करता है, हार्ट डिसीज से प्रिवेंट करता है हम लोगों को। और ये हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। आँखों के लिए ये जो विटामिन है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और हमारी बॉडी में कैंसर के रिस्क को कम करता है। तो विटामिन ई अगर हमारी बॉडी में सही तरह से होता है तो ये कैंसर की जो रिस्क है उसको भी ये कम कर देता है। अब अगर हम अगले क्वेश्चन को देखें तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, अगला क्वेश्चन है भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट वो गैस थी जो कि भोपाल में 1984 में है ना गैस जब लीक हुई थी तो उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट। नेक्स्ट है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान है जो कि जिसका है ना जिसको इंग्लिश में हम लोग कमर्शियल गोट फार्मिंग ट्रेनिंग सेंटर या गोट फार्मिंग के नाम से जानते हैं हम लोग। इसका फुल नेम जैसे है कमर्शियल गोट फार्मिंग इन ट्रेनिंग सेंटर। ओके, जो कि कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में मथुरा के निकट एक जगह है मखदूम, वहाँ पर ये अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, जिसमें कि बकरियों के की प्रजातियों के बारे में और बकरियों के पशुपालन के बारे में हम लोगों को समस्त जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र के बारे में, तो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है, आपको पता है सबसे ज़्यादा ऊंट जो है वो राजस्थान में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो ये सीधी सी बात है, राजस्थान में इसका अनुसंधान केंद्र बनाया गया है जो कि बीकानेर में है ना। तो याद रखेंगे ये, और ये किस चीज़ के लिए बनाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है। तो ऊँटों की जो प्रजाति है, उनकी जो ब्रीडिंग होती है उसके बारे में, और उसको है ना और अच्छी तरीके से किस तरह से आगे उनकी प्रजाति को बढ़ाया जा सके, उसके संबंध में ये अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं। अगला है सिस्टीमा नेचुरी किसकी पुस्तक है। तो आप याद रखेंगे कॉल लीनियस की ये बुक है। और कॉल लीनियस जो हैं इनको हम फादर ऑफ टेक्सोनॉमी बोलते हैं।
और इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्यों बोला जाता है, और एक्चुअल में टैक्सोनॉमी क्या है, तो टैक्सोनॉमी में हम लोग, ये एक्चुअल में एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक ब्रांच है साइंस का, जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप के जो भी प्लांट्स हैं, स्पीसीज हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी नेमिंग करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं। तो इसको हिंदी में हम टैक्सोनॉमी को वर्गीकी कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्गीकी के जनक कौन है, तो वर्गीकी के जनक भी कार्ल लिनियस को ही बोला जाता है। इन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारा काम किया था और इनकी ही बुक है सिस्टीमा नेचुरी। तो सिस्टीमा नेचुरी जो है वो कार्ल लिनियस की बुक है, ठीक है। तो इसके जो लेखक हैं कार्ल लिनियस हैं। नेक्स्ट, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है, तो दूध का दही के रूप में जमने का जो कारण है वो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो कि दूध को दही के रूप में जमाने के काम आता है। विषाणु में क्या होता है, विषाणु मीन्स एक तरह का वायरस, जो वायरस होते हैं, वायरस में क्या होता है, तो उसमें अगर हम देखें तो वो अकोशिकीय होते हैं और उनके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। और इसके बाद में जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो हम देखते हैं कि एनिमल्स में जो उनके पैरों में और उनके मुंह में कुछ तरह की बीमारियां हो जाती है, कुछ रोग हो जाते हैं, तो वो रोग किस कारण से उत्पन्न होते हैं, तो वो रोग उत्पन्न होते हैं विषाणु की वजह से, वायरसेस की वजह से, ठीक है। फिर किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, तो है ना, कौन सा शैवाल है, लैमिनेरिया। लैमिनेरिया से हम लोगों को आयोडीन की प्राप्ति होती है ना। इसके बाद में मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन, तो ये मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में पहले ही बता चुका हूँ। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि क्या करता है, कहाँ पाया जाता है, आरबीसी में, लाल रक्त कणों में पाया जाता है ये। और जो हीमोग्लोबिन है वो शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो जो वसा होता है, जो फेट होता है, फेट में कौन कौन से विटामिन हैं जो कि घुल जाते हैं, तो अगर फेट में घुलने वाले विटामिन की बात करें तो याद रखेंगे ए, डी, ई एंड के। ये 4 ऐसे विटामिन हैं जो कि है ना फेट में डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। जल में कौन कौन से घुल जाते हैं, तो बी एंड डी, बी एंड सी, है ना, याद रखेंगे बी एंड सी जो हैं वो जल में घुलते हैं, और ए, डी, ई, के जो हैं वो फैट में डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो फलों को अगर हम लोग आर्टिफिशियली उनको पकाना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, एसिटिलीन गैस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, मलेरिया के उपचार की दवा किस पेड़ से प्राप्त की जाती है, तो इस वृक्ष का नाम याद रखें, सिनकोना वृक्ष से हम लोग मलेरिया के उपचार की दवा को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। अभी मैंने आपको इससे पहले एक क्वेश्चन बताया था, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि है ना, जैसे टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखें अनुवांशिकी जो होता है, अनुवांशिकी मतलब जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का जो पिता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, वो है ग्रेगर मेंडल, है ना, इनका पूरा नाम ग्रेगर मेंडल है। और अभी जो मैंने आपको बताया था कि टैक्सोनॉमी का फादर, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, तो कार्ल लिनियस को हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं। इसके बाद पॉजिट्रॉन की खोज याद रखें एंडरसन ने। इसी टाइप से और भी डिस्कवरीज आपसे पूछ ली जा सकती है ना, जैसे कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो न्यूक्लियस के बारे में भी याद रखें, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी, है ना। और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है, पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा है, तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है कंपोस्ट, है ना। कंपोस्ट एक्चुअल में क्या होता है, जो कि बायोडिग्रेड होके बनता है, और जो बायोडिग्रेड होते हैं जैविक पदार्थ, जैसे कि है ना पत्तियां हो गई, जड़ें हो गई किसी पेड़ की, या कुछ तना हो गया, तो इन सब के डिकम्पोज होने की वजह से जो खाद बनती है उसे हम लोग कंपोस्ट खाद कहते हैं। तो आज के लिए आपके सामने ये 50 क्वेश्चंस थे जो कि सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस थे। आपके सामान्य विज्ञान में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, जो कि मैंने एक मिक्सअप वीडियो आपके सामने लाया हूँ।
इस वीडियो में हमने 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। जल्दी ही मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा, जिसमें कि हम लोग नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड like and share this video. Okay, thank you so much.